सर मैंने 2 से 3 बार अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, तब भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। लूसेंट को 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तब भी जीएस सही नहीं जा रही है। करंट अफेयर में रोज़ नोट्स बनाता हूँ, तब भी नहीं हो पा रही है। मॉक्स में दे रहा हूँ, तब भी मेरे मार्क्स उस हद तक नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपकी भी ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, जो मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा है। जिसने उसने भेजा है उसको ये देखिए 131 मार्क्स इन्होंने टेस्ट दे रहे हैं, जो उसमें लगातार ये देख रहे हैं इनके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये बच्चा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर भी इनका कहना है कि सर मेरे मार्क्स जो हैं वो उस कदर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितनी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितनी मैं तैयारी कर रहा हूँ उस हिसाब से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। उसमें हम बात करेंगे। ये ऑलरेडी ग्रेड सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेड सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी ग्रेड डी में टफ फाइट देंगे। तो आपको उनको बीट करना है। जिन बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इस चीज़ को ध्यान रखें। आइए हम बात करते हैं उस टॉपिक पे कि सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आइए समझते हैं हम उस बात को कि क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। जो कॉमन स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो कहां पर वेरी करते हैं। आप देखेंगे कॉमन स्टूडेंट जो रहेगा उसके रीजनिंग में 40 मार्क्स हर कोई ले ही आता है। इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करता हूं तो 70 से लेके 80 तक कॉमन है, हर कोई ला रहा है अब, क्योंकि ग्रामर इजी है, इतनी टफ नहीं है, तो 70 से 80 आ जा रहे हैं। जीएस की मैं बात करता हूं तो जीएस में आपके 20 मार्क्स नॉर्मल बच्चे के 20 मार्क्स तक आ जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देते हैं तो ये आपके 130 से लेके 140 का है। ये एवरेजन बच्चा 130 से लेके 140 तक मार्क्स को गेन कर ले रहा है। इससे आगे का जो बच्चा है वो कुछ अलग तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहा है, क्यों उसके मार्क्स आगे बढ़ के उससे ज़्यादा आ रहे हैं। उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक टॉपिक करके बताऊंगा कि आपके क्यों आपके जो कट ऑफ है, जो हम मार्क्स देते हैं उसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं रीजनिंग को। ठीक है, रीजनिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बच्चे रीजनिंग को इतना हल्का लेके चलते हैं कि उस पर वर्क ही नहीं करते हैं कि हमें इतने मार्क्स। उन्हें लगता है कि नहीं, आज मेरी जो सीरीज़ है वो मैं कर लूँगा, उस पर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। सीरीज़ पे मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो एक क्वेश्चन छूट जाता है, चलो एक ही तो छोड़ा है। फिर दूसरा भी सीरीज़ का दिखता है तो चलो 2 ही तो छोड़े हैं। 3 अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिए तब आप देखते हैं कि आपके मार्क्स 3 नंबर ऐसे ही कम हो गए और बच्चों से। सीरीज़ में खाली आपने अगर सीरीज़ में वर्क करा होता तो डेफिनेटली आप 3 में से 2 को ईजिली बना लेते। एक नहीं भी बनती तो कोई बात नहीं थी, बट 2 तो आप बना लेते। ये इंडिविजुअली मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को सिलोलिज़म से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सिलोलिज़म में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको कोई भी रीजनिंग में आप मॉक्स दे रहे हैं, इस चीज़ को देखिए, जो आप मॉक्स दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाता है कि आपका वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पर है। लगातार आप देख रहे हैं कि आपका जो सिलोलिज़म है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप इस चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़िए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और अच्छे से अच्छे टीचर ने पढ़ा रखा है, तो आप उसको देखिए। उसमें आप सिलोलिज़म को कंसेप्ट को क्लियर करिए। एक दिन पूरा सिलोलिज़म में लगाइए, मॉक मत दीजिए उस दिन। ऐसे ही अगर आपको रीजनिंग में सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम है उस चैप्टर को उसको क्लियर करिए। जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या लगातार आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसे करेंगे तो आपका रीजनिंग में जो मार्क्स आपके 40 तक वेरी कर रहे हैं वो मार्क्स डेफिनेटली आपके 45 प्लस जाएंगे। और जहां आपके मार्क्स 45 प्लस चले गए, आप एक एक मार्क्स के लिए लड़ना सीख जाएंगे कि हाँ, मेरा एक मार्क्स कम हो तो हो कहाँ रहा है। ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और आप 50 आउट ऑफ 50 भी ले आएंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ऐसा है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ईजिली ला सकते हैं। ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला सकते। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपने मॉक्स में या अपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज़ करना है तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है, जहाँ आपको लगातार मॉक्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो फाइंड आउट करा है उसको पढ़ना है, रीड करना है अच्छी तरीके से, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने हैं तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। तीसरा बात, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे
FCRP, सबसे पहले क्या उसको फाइंड आउट करना है, फिर कंसेप्ट को रीड करना है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप FCRP पूरा कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हर सेक्शन में लगेगा। पहले फाइंड आउट करिए कि आप में गलतियाँ कहाँ हैं, कहाँ आप बार बार लैग कर रहे हैं, उसे फाइंड आउट करिए। फिर आप उसको रीडिंग करिए, केयरफुली रीडिंग करिए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये बात तो हमने रीजनिंग की करी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको आप आजमाइएगा, 10 दिन आजमाइए। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप इसे फॉलो कर लीजिए आंख बंद करके, आप 10 दिन इसको करिए। ऐसा करके आपको डेफिनेटली अगर इम्प्रूवमेंट मिलता है तो आप इस पर वर्क करिए, और ज़्यादा नहीं मिलता है तो आप अपने पुराने तरीके से काम कर सकते हैं। 10 दिन का आपको समय है, आप अच्छे तरीके से करिए। अभी एग्ज़ाम भी डेट डिफाइंड नहीं है तो आप इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं। जब आपने अपने पहले प्रयास करके देख लिए हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप ये कर लेंगे तो कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा आता है जीएस का सेक्शन, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यही सेक्शन कर रहा है आज के डेट में, जो करंट हमारी आ रही है। जीएस में सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो है वो स्टैटिक जो है वो बड़ा अजीब सा, और स्टैटिक का जो फंडा आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। जो कॉमन हमारे प्रीवियस ईयर हैं वो इतने ज़्यादा अब नहीं आ रहे हैं। तीसरा है आपका करंट का सेक्शन, और चौथा है आपका लूसेंट का कुछ अनछुआ सा सेक्शन जिसे हम भूल जाते हैं, जिसे हम छू नहीं पाते। सबसे पहले मैं स्टैटिक डाटा की बात करूंगा, तो स्टैटिक डाटा का आपको बहुत अच्छी कमांड अब बना लेनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। स्टैटिक डाटा के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। जैसे अब रामसर कन्वेंशन है तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो करंट के साथ को रिलेट्स हैं। उनको स्टैटिक डाटा को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप बिल्कुल घोट लीजिए। जो भी स्टैटिक डाटा आपको मिलता है, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एनिमल से रिलेटेड हो, कौन सी नई स्पीसीज़ आई है, रेप्टाइल की सबसे छोटी स्पीसीज़, करंट के साथ जोड़ के स्टैटिक डाटा आपसे पूछ रहा है। एग्जामिनर जीएस का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर रहा है, वो लगता है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि वो पेपर बना रहा है। जीएस के एग्जाम में हर सेक्शन को लेके चल रहा है। प्रीवियस ईयर की मैं बात करता हूँ तो प्रीवियस ईयर में वो हिस्ट्री के कॉमन से क्वेश्चन भी लेके आता है, ताकि एवरेज जो बच्चा है वो खुश हो जाए, वो 10-15 मार्क्स लेके आ जाए। बट जो उससे आगे का गेम है वो हर कोई नहीं कर पा रहा है। उसका कारण यही है कि हम स्टैटिक को भूलते जा रहे हैं, स्टैटिक पे हम कमांड नहीं रख रहे हैं। तो स्टैटिक पे आप अच्छे से कमांड रखिए, तभी जीएस में मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे। स्टैटिक डेली एक स्टैटिक वीडियो जरूर देखिए। स्टैटिक वाइज लूसेंट में भी लास्ट पेज में आपको अच्छा सा स्टैटिक दिया है। हर बुक का जिसका भी आपको स्टैटिक मटेरियल मिल रहा है उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहाँ से कैसा क्वेश्चन स्टैटिक में उठा ले ये कहना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितना आप याद पढ़ सकते हैं, जितना आप उस पर वर्क कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर तो आपके पास कॉमन है, हर कोई बच्चा ऐसे कर लेगा। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप मंथ वाइज, आप वीकली वाइज तो नहीं, बट 15 डेज वाइज आप करिए। 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज, देन 15 डेज, मतलब जनवरी 1 से लेके 15 डेज, 15 से फिर 15 से लेके 30 तक, ऐसे आप करेंगे तो आपकी करंट भी एक अच्छी बन जाएगी, जिससे ओवरऑल आप जहाँ से भी बढ़ेंगे तो आप ओवरऑल आप इससे क्रॉस मैच कर सकेंगे। अगर कहाँ पर जैसे अभी अगर आपसे बोला जाए कि 100 वर्ष से यहाँ पर 100 ईयर्स होने वाले हैं कुछ साल बाद एक चोरा चोरी कांड को, तो उस पर करंट से जोड़ के पूछ लेगा कि चोरा चोरी कांड कब हुआ, ये कौन सी जगह में हुआ। तो इस चीज़ को कोरिलेट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, सब चीज़ों को कोरिलेशन लेके चलना है। जीएस में हमारा तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगा जब हम कोरिलेशन लेके चलेंगे, और बेसिक सब्जेक्ट को हमेशा साथ लेके चलेगा। यहाँ पर हर कोई गलती नहीं करता है, और यहाँ ये गलती करता है यही आपके मार्क्स को डिक्रीज करने का काम करता है। चाहे हिस्ट्री की बेसिक हो, चाहे आपकी एनिसेंट हो, या फिर आपकी मॉडर्न हो, या फिर आपकी मिडवियल हो। तो इन तीनों में आपको ये चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमेशा याद रखनी है। कौन सी फाइट कब किसके बीच हुई। अगर पॉलिटी की बात करूँ तो आर्टिकल्स से लेके कौन किसकी एज कितने तक रहता है। इकोनॉमिक्स में कुछ कॉमन टर्म, साइंस की कुछ कॉमन, तीनों साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री में जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें आप कभी मत भूलिएगा। उनमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। एक आपके जो मार्क्स हैं अगर ये गलत होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इन पर आपको वर्क करना है और इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। ये मत बोलिएगा कि मैंने आज पढ़ा है 6 महीने बाद मुझे याद रहेगा। बट ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आप उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ है हमारे पास, और फाइनल चीज़ जो है वो हमारी इंग्लिश की आती है। तो जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसमें हम जैसा टीसीएस का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें
जो ग्रामर बेस्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आ रही हैं, क्योंकि ग्रामर सिंपल सी आ रही है। आपको कॉमन एरर्स दे रहा है जो बार बार आपने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है, तो उनमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो पैसेज या अनसीन पैसेज, अनसीन सीन जिसे हम कहते हैं, उस पर प्रॉब्लम आ रही है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका PQRS अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उनमें प्रॉब्लम आ रही है। और एंटोसिनो तो एज यूजुअल वो प्रीवियस ईयर ही दे रहा है। तो मोस्टली सारे एग्जाम में अगर 5 आ रहे हैं तो उनमें से 4 तो आपको प्रीवियस ईयर देगा, तो एक आपका अलग दे रहा है, वो भी हो जाता है। तो बात आती है इसकी, जो बीच वाला हमारा सेक्शन है, जो हमारा अनसीन पैसेज है, या जो हमारा क्लोज टेस्ट है, जो हमारा PQRS है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करी। इसका सबसे बड़ा आपको सबसे अच्छा आपका पास तरीका यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़, आपको 2 पैसेज लगाने हैं, 2 पैसेज डेली लगाने हैं, 2 क्लोज टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, 2 आप PQRS अगर भी डेली लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप 2 की क्यूब करेंगे, मतलब 8 अगर आप इसमें काम करेंगे, करीबन आपका 1 आवर का इसमें टाइम जाना चाहिए, ताकि आप इससे अच्छे से पैसेज को पढ़ सकें। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ेंगे जब इसमें वर्क करेंगे, और आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप इसको कोरिलेट, फिर उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं लास्ट में एक बात करूँगा कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है इस सेक्शन को, अगर आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि हर किसी का वो वाला सेक्शन जरूर सही रहेगा, कॉमन बराबर रहता है, 19-20 का अंतर रहता है उस सेक्शन में, वॉकअप सबके लिए सेम रहती है, सब कर लेता है ईजिली कोई भी बच्चा। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में कॉमन रूल्स आ रहे हैं तो वो भी इजीली फाइंड आउट कर लेता है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो हर कोई कर ही लेता है। तो प्रॉब्लम जहाँ पर आती है वो अनसीन पैसेज और जो मेरिट बनाते हैं यही बनाता है, यही सेक्शन आपका मेरिट बनाएगा। तो इस मेरिट को कैसे आपने उस मेरिट में जाना है, इसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी ज़्यादा उस सेक्शन में कमांड बनती जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसका फाइनल जो हमें क्या करना है। मैंने जैसे आपको भी बताया कि आपको करना क्या है, जो आपके मॉक्स हैं उसमें सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। जो आप मॉक्स दे रहे हैं, आप उस इंडिविजुअल सेक्शन में अपनी F करा है, मतलब फाइंड करा है कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम है आपने उसको फाइंड कर लिया है उसको। ठीक है, ये फाइंड कैसे करेंगे, जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हैं तो उसमें आपको 1 घंटे का तो आपको एनालिसिस उसमें करना ही करना है। अगर आप 1 घंटा एनालिसिस कर रहे हैं, दैट्स मीन कि आप अपनी गलतियों को अगले वाले एग्जाम में नहीं करेंगे। अगर आप 1 घंटा या उससे कम समय ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर आप 10 मिनट में एनालिसिस खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं। GS में ही आपके अगर 50 क्वेश्चन है तो आप उसे कैसे 10 मिनट में उसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं उनके ऑप्शंस को। तो इसलिए 1 घंटे का टाइम अगर आप एनालिसिस में दे रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो हर मॉक्स में इंक्रीज होंगे ही होंगे। अगर आप 1 मॉक्स में दे रहे हैं तो लगता है कि आपको हाँ ये सीरीज़ का एक पैटर्न आपके सामने आ गया कि ये नया पैटर्न आया है, आपने उस पर वर्क करा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो पैटर्न आएगा आपके लिए, वो ईजी हो जाएगा और आप ईजिली उसे कर लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है एनालिसिस मस्ट है। जितना ज़्यादा आप एनालिसिस को देंगे, जैसा आप मॉक्स में 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम एनालिसिस में ज़रूर दीजिएगा, वो आपके जो मार्क्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया FCR का, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया FCRP का, उस पर वर्क कीजिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। केयरफुल रीडिंग करनी है, फाइंड करना है सबसे पहले, तो फिर केयरफुल रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इन चीज़ों पर वर्क करेंगे, आपके मार्क्स मान इंक्रीज होंगे और आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी आपके समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको बात पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक का बटन दबा के भी हमारे ये बता सकते हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है। होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए और ऐसे ही हम आपके लिए आपको गाइडेंस देते रहेंगे, मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल में आए हैं नए तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, आपके बगल में आप सब्सक्राइब का बटन होगा तो आपको करना है सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को आपको दबा देना है ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आपको करना है शेयर। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।